अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर का आगाज़ मैं कुरान पाक की इस आयत से करूँगा जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। स्टूडेंट आज का जो मेरा लेक्चर है वो इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के हवाले से है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप स्टूडेंट्स के पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं तो ओपन कर लें, अदरवाइज आपके पास जो भी मटेरियल है उसको ओपन कर लें ताकि हम पॉइंट वाइज आज इसमें इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिस्कस कर सकें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का लफ्ज़ जो है ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जो कि है ज्यूरिस एंड प्रूडेंशिया। दो वर्ड ज्यूरिस और प्रूडेंशिया मिला के ज्यूरिस वर्ड का लेटर ड्राइव हुआ है और इसके मीनिंग है नॉलेज और स्किल ऑफ लॉ। कि नॉलेज या स्किल ऑफ लॉ जो है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है और मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट ने इसको मुख्तलिफ तरीके से इसको डिफ़ाइन किया। अगर हम सेलमेंट की बात करें तो सेलमेंट के मुताबिक जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये साइंस ऑफ लॉ है। ऑस्टिन ये कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है और हॉलैंड के मुताबिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है। तो हर ज्यूरिस ज्यूरिस जो है उसने अपने तरीके से उसको फर्दर ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया। नेक्स्ट हम काइंड की बात करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की तीन काइंड हैं जिसमें सबसे फर्स्ट है एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, देन हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और थर्ड काइंड है एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो जो एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है इट्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग ऑफ लॉ एंड हाउ एंड टू लर्न हाउ लॉ वर्क। ठीक है कि आपको इसमें हम इस चीज़ का मुशाहिदा करते हैं कि जो लॉ है उसकी कैसे तख्लीक की गई और ये किस तरीके से काम करता है। ये एनालिसिस है बेसिकली लॉ का, कि लॉ जो है सोसाइटी में किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से इन्फोर्स किया जाता है लॉ को। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इट डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ। कि इसके मुताबिक हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमें ये चीज़ समझने की मदद मिलती है कि लॉ जो है वो ड्राइव कैसे हुआ, कि लॉ को बनाने का ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है और लॉ में जो चेंज है वो टाइम टू टाइम क्या चेंजेस जो हैं वो लॉ में अकर होती रही सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट करने के लिए। थर्ड काइंड है एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इट्स डील विद द लॉ एज इट ought टू बी इन एन आइडियल स्टेट। इट्स इन्वेस्टिगेट द पर्पज ऑफ लॉ एंड द मैनर इन विच दैट पर्पज टू बी फुलफिल। तो इसके मुताबिक एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें बताता है कि जो लॉ है उसको आइडियल स्टेट में किस तरीके से लाया जा सकता है और इसमें हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि हम जो पर्पज़ है लॉ बनाने का उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। कि जो लॉ था वो पास्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा था, प्रेजेंट में उसकी क्या कंडीशन है और फ्यूचर में उसे किस तरीके से मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है इन्फोर्समेंट के हवाले से। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे लॉ की। तो हर ज्यूरिस्ट ने जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में अपने वे में उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया, इसी तरह लॉ को भी हर ज्यूरिस्ट ने अपने लिहाज से उसकी डेफिनेशन बयान की है। तो सलमट की बात करें तो सलमट के मुताबिक लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड टू अ स्टेट। कि लॉ जो है ये ऐसे कवानीन हैं जो कि किसी सोसाइटी में या स्टेट में अप्लाई किए जाते हैं उसमें बैलेंस रखने के लिए। ऑस्टिन के मुताबिक लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन, इट्स इम्पोज ड्यूटी एंड बैक बाय सैंक्शन। कि इसके मुताबिक जो भी खुद मुख्तार जो भी होता है स्टेट होती है वो लॉ इन्फोर्स करती है और इसका मकसद होता है कि लोगों के ऊपर उनको उनकी जो है आप कह सकते हैं उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में बताया जाए और अगर कोई उन ड्यूटी से इनहराफ करता है या उस पर पूरे तरीके से अमल नहीं करता तो उसके ऊपर उसको सज़ा दी जाए, उसको पनिश किया जाए। तो काइंड ऑफ लॉ की बात करें तो जो मेजर हैं लॉ की चार काइंड्स हैं। ठीक है इसमें पब्लिक लॉज हैं, प्राइवेट लॉज हैं, जनरल लॉज और स्पेशल लॉज है। जो पब्लिक लॉ है को फर्दर दो सब काइंड में डिफाइन आगे दो सब काइंड्स हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपके इल्म में है कि जो जिसको लॉ ऑफ लैंड भी कहलाते हैं, किसी भी कंट्री का जो प्रिंसिपल लॉ होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं, जिसकी बेस पे वो गवर्नमेंट जो है और वो सारे जो भी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रही होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहलाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है इसके मुताबिक जो भी डील विद पावर एंड फंक्शन एंड ड्यूटीज और एडमिनिस्ट्रेशन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी कंट्री की वो किस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगी और क्या क्या उनके ऊपर चेक और बैलेंस होंगे, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट काइंड है लॉ की प्राइवेट लॉ।
प्राइवेट लॉ जो होते हैं वो डील विद द लीगल राइट्स एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, कि जो लीगल राइट्स हैं इंडिविजुअल के और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो उनके राइट्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं प्राइवेट लॉ में। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल शेयर करूं तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो ये प्राइवेट लॉ की एक काइंड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल लॉ। जनरल लॉ मीन होता है टेरिटोरियल लॉ, जर्नल और ऑर्डनरी लॉ ऑफ लैंड, कि किसी भी लैंड के जो जर्नल और ऑर्डनरी लॉज जो होते हैं वो जनरल लॉ कहलाते हैं। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो हमारे मुल्क में पाकिस्तान पीनल कोड जो है ये जनरल लॉ की काइंड है। जो आपका सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ये भी जनरल लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ की आगे फर्दर 6 सब काइंड हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट काइंड है लोकल लॉ। लोकल लॉज होते हैं किसी खास इलाके के लिए जो बनाए जाते हैं वो लोकल लॉज कहलाते हैं। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होते हैं। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को प्राइवेट सिटीजन के हवाले से जो कि दूसरे स्टेट में रह रहे होते हैं उनके लिए होते हैं। अगर इसमें आपसे एग्जांपल शेयर करूँ समझने के लिए, तो जैसे कि आपके केरला में अगर आपको किसी दूसरी स्टेट में जाना होता है, एंटर होना होता है, तो उसके लिए आपको वीज़ा लेना पड़ता है। तो जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है कि जो उस मुल्क के शहरी होंगे उनको तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जो किसी दूसरे मुल्क के शहरी हैं, इंटरनेशनल सिटीजन है, उनको वीज़ा लेके तो उस मुल्क में एंटर होना पड़ता है। कन्वेंशन लॉ। कन्वेंशन लॉ जो होते हैं जो आज स्पेशली किसी कन्वेंशन के लिए बनाए जाते हैं। अगर इसकी एग्जांपल आसान समझने के लिए आपके लिए में होगा बैंकिंग लॉ, जो है हमारे मुल्क में जो ऑपरेट हो रहे हैं, जो कि स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के लिए बनाए गए हैं। इंडस्ट्रियल लॉ हैं कि जो इंडस्ट्रीज को मॉनिटर करने के लिए बनाए गए हैं, तो ये कन्वेंशन लॉ कहलाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक लॉ। वो भी स्पेशल पर्पज के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट स्पेशल लॉ की गाइड है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ आपके लब में होगा कि जो भी ना इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे कि आर्मीज हैं, आर्म फोर्सेज हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए और जो सोल्जर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं वो मार्शल लॉज कहलाते हैं। और मार्शल लॉज की फर्दर आगे 3 सब काइंड होती हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है लॉ फॉर डिसिप्लिन एंड कंट्रोल ऑफ आर्मी के हवाले से होता है। जो दूसरा उसकी काइंड है वो लॉ इन्फोर्स इन टाइम ऑफ वॉर टू गिव फॉरेन टेरिटरीज। ठीक है, और थर्ड इसकी काइंड है मार्शल लॉ की, लॉ एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी टू गवर्न द स्टेट, के स्टेट को इमरजेंसी में गवर्न करने के लिए जो भी लॉ इन्फोर्स किया जाता है वो मार्शल लॉ की थर्ड काइंड कहलाती है। नेक्स्ट हम स्पेशल लॉ की लास्ट काइंड की बात करें, जो कि है इंटरनेशनल लॉ एट एडमिनिस्ट्रेटेड इन प्राइज कोर्ट, कि जो मुल्कों के माबैन जो भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी लॉज फॉलो किए जाते हैं वो इंटरनेशनल लॉज कहलाते हैं। जिसकी मैं एग्जांपल आपसे शेयर करूं तो आपके लिए में होगा कि कुछ कंट्रीज़ के आपस में बायलैटरल उनमें ट्रीटीज़ और इस किस्म के एग्रीमेंट्स होते हैं कि वो जिसमें वो मुजरमों का तबादला कर सकते हैं, कि अगर कोई किसी कंट्री का मुजरिम है, कोई ऑफेंडर है, वो ना किसी दूसरे मुल्क में जाके वो अपने पनाह ले लेता है, तो उन दोनों कंट्रीज़ के मुबाइन अगर एग्रीमेंट हुआ होगा तो जिस कंट्री में उस शख्स ने पनाह लिया, ऑफेंडर ने, वो उसको हैंड ओवर कर देती है उसके प्रिंसिपल कंट्री के हवाले जहाँ पे उसने ऑफेंस कमिट किया होता है। तो ये एग्जांपल है इंटरनेशनल लॉ के हवाले से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जूरिस सेलमन की डेफिनेशन की अगर हम पढ़ें तो उसके मुताबिक मेंटेनेंस ऑफ राइट विद द पॉलिटिकल कम्युनिटी बाय मीन ऑफ फोर्स ऑफ स्टेट, कि लॉ को इन्फोर्स करने के लिए जो भी हिकमत अमली अपनाई जाती है उसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का नाम दिया गया है। और काइंड ऑफ जस्टिस, जस्टिस की 4 आगे काइंड हैं, जिसमें से फर्स्ट है पब्लिक जस्टिस, प्राइवेट प्राइवेट जस्टिस, सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस। पब्लिक जस्टिस जो है एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट बाय यूजिंग इट्स ओन कोर्ट, के जो भी कोई स्टेट है उसकी जो अपनी अदालतें हैं वो इसको कायम जस्टिस को कायम रखने के लिए जो क्रिएट की जाती हैं वो पब्लिक जस्टिस में फॉलो करती हैं। प्राइवेट जस्टिस के वाले से बात करें तो प्राइवेट जस्टिस इज जस्टिस बिटवीन इंडिविजुअल, के दो इंडिविजुअल के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट रेज हो गया और उसके सेटलमेंट के लिए जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो उसको प्राइवेट जस्टिस कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिविल जस्टिस। सिविल जस्टिस रिजल्ट फ्रॉम द इन्फ्रिंगमेंट ऑफ अ प्राइवेट राइट। अगर किसी शख्स के प्राइवेट इन्फ्रिंज जो हो रहे हो तो उसको आपको इल्म में है कि सिविल जस्टिस के लिए सिविल कोर्ट्स हमारे मुल्क में कायम की गई हैं, कि जिनका मकसद है कि किसी शख्स के प्राइवेट राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो वो उनको बहाल करें या उसको उसके राइट्स वापस दिलवाएं। तो ये सिविल कोर्ट जो है ये सिविल जस्टिस के लिए बेसिकली ऑपरेट कर रही होती हैं। तो इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कंज्यूमर कोर्ट जो है इट्स अ काइंड ऑफ सिविल जस्टिस
के हवाले से वो क्रिएट की जाती हैं। अगर कोई कंज्यूमर है जिसके राइट इन्फ्रिंज हुए हैं या उसकी हक तलफी हुई है या उसको प्रॉपर जो उसने प्राइस पे की है उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोडक्ट नहीं मुहैया की गई, तो वो अपना मैटर जो है कंज्यूमर कोर्ट में ले जाता है, या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है, जो सिविल कोर्ट्स हैं वो भी इसी हवाले से कायम की गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिमिनल जस्टिस। तो क्रिमिनल जस्टिस जो है ये सिविल जस्टिस रिजल्ट फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक राइट्स। तो जो क्रिमिनल जस्टिस है बेसिकली अगर पब्लिक के राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, उनको हर्ट किया जा रहा है, उनके किसी किस्म का उनको ना फिजिकली उनको कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उसकी जस्टिस उसके लिए कायम करने के लिए क्रिमिनल जस्टिस जो है उसकी काइंड इंट्रोड्यूस कराई गई है, जिसमें हम आपको इल्म में है कि हमारे मुल्क में ये ना अदालतें कायम की गई हैं, क्रिमिनल कोर्ट जो कि जहाँ पे क्रिमिनल किस्म के जो ऑफेंसेस होते हैं वो केसेस उन अदालतों में प्लीड किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजिस्लेशन की। तो लेजिस्लेशन से मुराद आपको पता है कानून साजी को लेजिस्लेशन कहते हैं। तो ये लेजिस्लेशन का लैटिन वर्ड है जो कि ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड लेजिस और लेटम। दो लैटिन वर्ड हैं लेजिस और लेटम, जिनको मिला के लेजिस्लेशन का वर्ड ड्राइव किया गया है, और इनका मीनिंग है टू मेक, पुट और सेट। तो लेजिस्लेशन को भी मुख्तलिफ जूरिस्ट ने मुख्तलिफ तरीके से इसको इंटरप्रेटेट किया, डिफाइन किया। तो हम ऑस्टिन की बात करें तो ऑस्टिन के मुताबिक देयर वुड बी नो लॉ विदाउट लेजिस्लेशन, कि अगर लेजिस कानून सादी नहीं होगी तो जो लॉ है उसको बनाने का मकसद नहीं रहेगा, उसका मकसद ही फौत हो जाएगा। तो ऑस्टिन कहता है कि अगर लॉ के क़याम का फ़ायदा ही नहीं है अगर लेजिस्लेशन कानून सादी ना की जाए। तो सेटलमेंट की बात करें तो इट द सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट इन द डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसके मुताबिक जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है किसी भी स्टेट की, ये वो है कानून साजी करती हैं, और उसको जो भी लॉ है उसके इन्फोर्समेंट के लिए वो लेजिस्लेशन करती हैं, और उसको प्रॉपर उसकी इंश्योर करती हैं कि जज़ा और सज़ा का जो निज़ाम है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। काइंड ऑफ लेजिस्लेशन की बात करें तो लेजिस्लेशन की दो मेजर काइंड हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट है सुप्रीम लेजिस्लेशन और सेकंड है सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो सुप्रीम लेजिस्लेशन जो है, जो भी आपकी कानून साजी होती है हमारे मुल्क में, नेशनल असम्बली जिससे जिससे शूरा भी कहा जाता है, उस लेवल पे या सेनेट के लेवल पे, तो वो जो भी ऐसी कानून साजी जो पार्लियामेंट करेगी या सेनेट करेगी वो सुप्रीम लेजिस्लेशन में फॉल करेगी। और अगर हम सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की बात करें तो जैसे कि आपको वर्ड से आइडिया हो रहा है, सब ऑर्डिनेट के किसी को आगे इख्तियारात जो मुंतकिल कर देना लेजिस्लेशन के, कि कोई और ज़ैली अदारा या महकमा जो है वो लेजिस्लेशन करे, वो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहलाता है। तो सब ऑर्ड लेजिस्लेशन की आगे फर्दर जो है वो 5 काइंड्स हैं। तो सबसे पहले हम कॉलोनियल लेजिस्लेशन की बात करें तो इसके हवाले से जो कि आपके इल्म में मैं अगर आपसे एग्जांपल शेयर करूं तो कोर्ट फीस जो है वो एक काइंड है कॉलोनियल लेजिस्लेशन की। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का एक एक्ट है जो कि प्रॉपर्टी की डीलिंग के हवाले से बनाया गया, तो ये भी कॉलोनियल लेजिस्लेशन की एक काइंड है। स्पेशल रिलीफ एक्ट आपके इल्म में होगा, आपने पढ़ा होगा, ये भी कॉलोनियल लेजिस्लेशन की एक काइंड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुडिशियल लेजिस्लेशन। तो जुडिशियल लेजिस्लेशन से मुराद वो कानून साजी जो अदालतें करती हैं, या जो अदालतों के फैसलों के बाद जो भी कानून जो है वो अमल में आता है, वो जुडिशियल लेजिस्लेशन कहलाता है। म्यूनसिपल लेजिस्लेशन के हवाले से बात करें कि अगर आपने देखा होगा, अगर आप जाते हैं कि डिफेंस में अक्सर आपने अक्सर मुकामात पे पार्क में स्पेशली बोर्ड लगा होगा कि जो पेट्स हैं, जो जानवर है, पालतू जानवर, उन्हें पार्क में लाना जो है वो सख्ती से मना है। तो ये म्यूनसिपल लेजिस्लेशन की एक काइंड है। यहाँ पर आपके इल्म में है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे शहरों में जानवर जो हैं वो रखने की गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी हुई, जैसे कि पालतू जिसमें कि आपको गाय या भैंस या इस किस्म के जानवर जो हैं वो आप शहर में नहीं रख सकते, शहर से बाहर के एरिया में आप रख सकते हैं। तो वो ये जो लॉ है ये भी म्यूनसिपल लेजिस्लेशन कहलाता है। ऑटोनमस लेजिस्लेशन होता है किसी अदारे को कानून साजी के इख्तियारात दे देना, कि जिसकी एग्जांपल अगर मैं आपसे शेयर करूं तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये उनके पास ऑटोनमस लेजिस्लेशन है, जो उन्होंने इख्तियारात उनको ट्रांसफ़र किए गए हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो फंड रेज करें और इंश्योर करें कि लोग जो हैं वो गाड़ियाँ अपने रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, और अगर कोई बेच रहा है तो उसको प्रॉपर आगे ट्रांसफ़र करवा रहा है। तो ये ऑटोनमस लेजिस्लेशन की काइंड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से मुराद के किसी को डेलीगेट कर देना, इख्तियारात आपने मुंतकिल कर देना। तो जो पार्लियामेंट है, जो फेडरेशन है, वो अपने जो उसके पास अथॉरिटीज़ होती हैं वो डेलीगेट कर देती है प्रोविंसेस को,
कि चारों प्रोविंसेस को क्या अपने प्रोविंस के हिसाब से वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं अपने प्रोविंस के अंदर रूल रूल ऑफ लॉ के लिए, तो वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की काइंड कहलाती है। नेक्स्ट हम फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन की बात करें तो लेजिस्लेशन दो तरीकों से हो सकती है, एक डायरेक्ट लेजिस्लेशन होती है, एक इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन होती है। तो डायरेक्ट लेजिस्लेशन है द फ्रेमिंग ऑफ लॉ बाय द लेजिस्लेचर इन इज डायरेक्ट, कि जो लेजिस्लेटर जो लॉ बना रहे हैं, जो वो उसको जो फ्रेम कर रहे हैं लॉ, वो जो लेजिस्लेशन की काइंड है वो डायरेक्ट लेजिस्लेशन कहलाती है। और इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन से मुराद व्हेन लीगल प्रिंसिपल इज डिक्लेयर्ड बाय सम अदर सोर्स टू हु लॉ मेकिंग इज कन्फाइंड बाय द लेजिस्लेचर, कि जो भी अदर देन जो डायरेक्ट लेजिस्लेशन को जितनी भी लेजिस्लेशन होगी वो इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन कहलाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट का नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, वर्ड प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट से मुराद मुराद होता है कि जो अदालती फैसले जो कि कानून की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं वो प्रेसिडेंट कहलाते हैं। तो ऑस्टिन ने इसको डिफाइन किया कि प्रेसिडेंट इज अ जुडिशियल लॉ और जुडिशरी लॉ, कि ऑस्टिन के मुताबिक प्रेसिडेंट जो है जो भी जुडिशियल लॉ या जुडिशरी के जो लॉ होते हैं वो प्रेसिडेंट कहलाते हैं। सेलमन के मुताबिक प्रेसिडेंट आर जुडिशियल डिसीजन बाय द कोर्ट फॉलोड इन सब्सिक्वेंट केसेस, कि जो भी जुडिशियल डिसीजन होते हैं कोर्ट के जो कि फॉलो किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट कहलाते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑस्टेयर डिसीजन की इसके लीगल मीनिंग की बात करें, व्हेन अ रूल सेटल बाय अ डिसीजन ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट इट्स फ्रॉम प्रेसिडेंट। सो स्टेयर डिसीजन मीन टू अबाइड बाय और एडहेयर टू डिसाइडेड केस, के इससे मुराद कि जो भी सुपीरियर कोर्ट्स हैं, जैसे कि हमारे मुल्क में आपके में सुप्रीम कोर्ट जो सबसे सुपीरियर कोर्ट है, तो जो भी फैसला करेगी या जो भी अपना हुक्म सादर करती है सुप्रीम कोर्ट, तो वो स्टेट के ऊपर और जितनी भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं सब के ऊपर वो इन्फोर्स हो जाता है और सब के ऊपर वो बाइंडिंग होती है, लीगल बाइंडिंग है कि वो सुप्रीम के जो भी आया, जो भी उसकी रूलिंग आई है उसको फॉलो करें। तो कंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट इज अ जुडिशियल डिसीजन, सो इट्स कंपोज ऑफ टू थिंग, दो जुडिशियल डिसीजन होता है और ये दो चीज़ों पे बेस कर रहा होता है। सबसे रेशन डिसिडेंडी का वर्ड यूज किया गया है, तो इससे मुराद द लॉ पॉइंट ऑन विच द केस हैज बीन डिसाइडेड, कि वो निकात जिनकी बिना पर केस का फैसला किया जाता है वो भी प्रेसिडेंट का एक कंपोजिशन का एक रीजन होते हैं। और नेक्स्ट हम दूसरी जो कंपोजिशन की प्रेसिडेंट की रीजन है वो ओबेटर डिक्टम जो है लैटिन वर्ड है यूज किया गया। इससे मुराद है कि ऑल दैट विच जज अदरवाइज से इन द केस, कि जो भी जज के अल्फाज होते हैं किसी भी केस में वो प्रेसिडेंट का जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। प्रेसिडेंट माने जाते हैं जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके हवाले से। तो प्रेसिडेंट को आगे फर्दर जो है सब काइंड में डिफाइन किया गया और उसकी टोटल 6 काइंड हैं। फर्स्ट काइंड की बात करें तो सबसे फर्स्ट काइंड है डेक्लरेटिव प्रेसिडेंट, दोज विच डू नॉट lay down a new rule of law but it only declare a principle of law already exists। ये डेक्लरेटरी प्रेसिडेंट के वाले से कोई नया कानून साजी नहीं की जाती, बल्कि जो पहले से कानून मौजूद होता है उसकी उसकी तशरीह की जाती है या उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसकी अगर मैं आपसे एग्जांपल शेयर करूं तो आपके इल्म में होगा कि हमारे मुल्क में एक इशू रेज हुआ था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के हवाले से, कि उनको कितने साल की, क्योंकि एक प्रैक्टिस चल रही थी कि जब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दी जाती थी तो उसको 3 साल की एक्सटेंशन दे दी जाती थी। तो ये केस जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी फाइंडिंग दी थी कि ये लॉ नहीं है, बेसिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन देने का लॉ 3 साल का नहीं है। इसको उसमें सिर्फ इतना डिफाइन किया गया कि दी जा सकती है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, लेकिन उसमें टाइम बाउंड नहीं किया गया कि वो 3 साल के लिए होगी, 6 माह के लिए होगी, 1 साल के लिए होगी। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना मैटर था वो रेफर किया हमारी पार्लियामेंट को, मजलिस शूरा को, कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन करें, उसको क्लियर करें। तो ये चीज़ बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर की गई कि जो ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दी जाएगी उसकी सर्विस की तो वो 3 साल के लिए होगी। वो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, ये उसको साबदीदी इख्तियार है कि वो उसमें पीरियड डिफाइन कर सकती है कि वो 6 माह के लिए एक्सटेंशन दे रही है, 1 साल के लिए दे रही है या 2 साल के लिए। मैक्सिमम जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है चीज़ आर्टिकल में, वो 3 साल जो मैक्सिमम उसकी लिमिट है कि उस 3 साल के पीरियड से ज़्यादा की एक्सटेंशन नहीं दी सकती। लेकिन मिनिमम जो है वो अपने प्रेसिडेंट के थ्रू सॉरी प्रेसिडेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ डिसाइड की थी कि जो उसकी मिनिमम जो है वो कोई भी
कितना भी टेनर है वो गवर्नमेंट जो है उसको दे सकती है एक्सटेंशन के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट। तो दो विच ले डाउन अ न्यू रूल ऑफ लॉ, जो भी नई कानून साजी बना दे, जो भी ऐसा ऑर्डर अदालत का है कि जो नई जिसकी वजह से नया कानून जो है वो ओरिजिनेट हो जाए, तो वो ओरिजिनल प्रेसिडेंट कहलाता है। नेक्स्ट थर्ड इसकी काइंड है ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट। तो इससे मुराद के दो विच मस्ट बी फॉलोड वेदर द जज डिसीजन द प्रिंसिपल लेड डाउन एज कोर्ट डिसीजन ऑफ सुपीरियर कोर्ट इज प्रेसिडेंट टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो भी कहते हैं जो भी सीनियर कोर्ट्स के डिसीजन हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो इसके मुताबिक जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो आपके इलम है वो तमाम मुल्क के अदालतों पे उसके उसके लिए प्रेसिडेंट होती हैं। जो हाई कोर्ट है, जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, तो वो जो भी उसकी उस प्रोविंस की कोर्ट्स हैं उन सब के ऊपर इन्फोर्स होंगी। इसी तरह जो सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो उस प्रोविंस की सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हैं वो उसको मानने का पाबंद होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट। तो इस प्रेसिडेंट इसके हवाले से कि जो भी द जजमेंट ऑफ इंडियन कोर्ट इज परसुएसिव प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट फॉर कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, ये ऐसे प्रेसिडेंट है जो भी किसी दूसरे मुल्क की अदालतों ने जो फैसला सुनाया हो, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि उस मुल्क के लिए जिसके अंदर के वो अपने जो किसी नेबर कंट्री की अदालत है उसके फैसले को माने या उसके मान उस पर अमल करें। हाँ, वो एज आ उसको एज अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको तो लिया जा सकता है, लेकिन उस पर ये एक कंफर्म प्रेसिडेंट नहीं होता है कि वो उसको फॉलो करने की पाबंद है। तो एब्सोल्यूट प्रेसिडेंट के वाले से अगर मैं बात करूं, तो जो भी सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं किसी भी स्टेट की, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, तो जो उसकी जजमेंट्स होंगी वो प्रेसिडेंट है और वो एप्लीकेबल होती हैं। जितनी भी कोर्ट्स उसमें परफॉर्म कर रही होती हैं स्टेट में, वो सब उसको मानने की पाबंद होती हैं। तो इसमें अगर आपसे एग्जांपल शेयर करूं तो आपके लम में है कि कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था विरासत के हवाले से, जिसमें कि जो खातून थी उनको उनके भाइयों ने विरासत में से हिस्सा नहीं दिया था, और वो बहनों को, दो बहनें थी, उनके आगे बच्चों ने उस पर केस किया और एक जजमेंट सेट कर दी। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी, क्योंकि जिन्होंने वो विरासत में हिस्सा लेना था वो दोनों खवातीन जो है उनका इंतकाल हो चुका था, और उनके बच्चों ने वो केस जो है वो पुटअप किया हुआ था अदालत में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लियर वर्डिक्ट दी कि जिसने हिस्सा लेना है, जो खातून जिसने अपना शरई हिस्सा लेना है अपने भाइयों से, अगर वो अपनी ज़िंदगी में उसके लिए अगर दावा दायर करती है तो फिर तो उसको उसका शरई हिस्सा मिल जाएगा, मिल सकता है। लेकिन अगर उसकी वफ़ात के बाद उसके बच्चे अगर कोई ऐसा सूट फ़ाइल करते हैं जिसमें कि वो अपनी वालदा का जो है वो शरई हिस्से का मुतालबा करते हैं, तो वो ऐसे केस जो हैं वो कोर्ट्स नहीं सुनेंगी। तो ये जो एक रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये जितने भी लोअर कोर्ट थी सब के ऊपर ये एक प्रेसिडेंट बन गया सबके लिए, और सब कोर्ट के लिए बाइंडिंग बन गई कि वो इस रूल को फॉलो करें। और अब किसी भी लोअर कोर्ट में अगर वो केस आता है, तो इससे उस हवाले से वो जो कोर्ट्स हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि जो भी प्लेंटिफ हैं, जो भी ये केस फाइल कर रहा है वो खातून वो खुद हयात हैं उस टाइम वो सूट फाइल करते वक्त, यानी अगर वो इन केस खातून जो हिस्सा अपना मांग रही हैं शरई हिस्सा अपना विरासत में से, अगर वो ज़िंदा ना हो, उनका इंतकाल होगा, तो उस सिलसिले में कोर्ट जो है वो आपका केस जो है वो नहीं सुनती हैं, नहीं वो उसके लिए ना उसके लिए आपको हेयरिंग के लिए आपको सेट नहीं करती। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशनल प्रेसिडेंट। तो कंडीशनल प्रेसिडेंट से हमारा प्रेसिडेंट वो कंडीशनल अथॉरिटी और दोज विच आर बाइंडिंग बट नॉट एब्सोल्यूट, कि ये कंडीशनल होती है कि इस पे बाइंडिंग नहीं है कि उसको माना जाए और उस पर मानो अमल किया जाए। ये कंडीशनल प्रेसिडेंट होता है कि अगर कोर्ट्स उसको चाहें तो उसको मान सकती हैं, और अगर कोर्ट्स चाहें तो उन फैसलों को जो है वो सेट असाइड कर सकती हैं या उनके बगैर अपनी प्रोसीडिंग चला सकती हैं।